हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर से टीजीटी सोशल साइंस की क्लास में प्रेजेंट हुए। आज मैं आप लोगों को टीजीटी सोशल साइंस की क्लास में कक्षा 10 के जो इतिहास विषय के सिलेबस को पढ़ाना है उसके बारे में मैं आप लोग को आज हम लोगों को जो कक्षा 10 की इतिहास की पुस्तक है जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व, तो उसका जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने कक्षा 10 के ही सामाजिक विज्ञान के 22 क्लासेस का अध्ययन कर लिया और इन 22 क्लासेस में मैंने आप लोगों को राजनीति विज्ञान के जो 5 चैप्टर थे उनका अध्ययन करा दिया है। उसके बाद फिर आप लोग का इकोनॉमिक्स का जो दो चैप्टर था उसका भी अध्ययन करा दिया है। आज हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन करना शुरू करेंगे और ये इतिहास की जो क्लास है ये पहली क्लास होगी और पहली क्लास में चैप्टर 1 का होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि आप लोगों को जो कक्षा 10 का जो सिलेबस दिया गया है उसमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, मैंने आप लोगों को जब सिलेबस बताया था तो उस समय ये सारी चीज़ें आप लोग को बता दी थी कि आप लोग को कौन कौन से विषय में क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार फिर से देखिए, क्योंकि हम लोग को आज से इतिहास पढ़ना है तो इतिहास में हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आपके इतिहास की पुस्तक का नाम क्या है? भारत और समकालीन विश्व। तो ठीक है, इसमें देखिए जो पहला टॉपिक है उसका नाम दिया गया है घटनाएं और प्रक्रियाएं। तो इसके अंतर्गत देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में पढ़ना हमको फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांतियों का युग 1830 से 1848, जर्मनी और इटली का निर्माण, राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। उसके बाद फिर देखिए इसमें जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम देखिए क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। अब यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद के बारे में, पहला चैप्टर में था यूरोप में राष्ट्रवाद, अब भारत में राष्ट्रवाद में देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में किस प्रकार की घटनाएं हुई, फिर खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर आंदोलन के भीतर अलग अलग कौन कौन सी धाराएं भारत में चली। उसके बाद फिर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, फिर देखिए सामूहिक जुड़ाव की भावना, उसके बाद फिर आजीविका, अर्थव्यवस्थाएं और समाज। इतना पढ़ना है हमको दूसरे चैप्टर में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसमें तीसरा चैप्टर है वैश्विक दुनिया का निर्माण। इसमें देखिए पूर्व आधुनिक दुनिया, फिर 19वीं सदी 1815 से 1914 की जो दुनिया है उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद फिर देखिए इसमें अंतर्युद्ध अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर युग, यानी पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी उसका निर्माण कैसे हुआ युद्धों के बाद। फिर देखिए इसमें चौथा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। इसमें देखिए औद्योगिक क्रांति से पहले हाथ से काम करना और भाप शक्ति, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, कारखाने खुलते हैं, औद्योगिक विकास की विशिष्टताएं और माल के लिए बाजार। इतनी सारी चीजें हमको चौथे चैप्टर में पढ़नी। उसके बाद फिर देखिए रोजमर्रा की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति से संबंधित जो चैप्टर हैं उसमें देखिए हमको 5वां चैप्टर आपकी किताब का है प्रिंट संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें हमको देखिए क्या क्या पढ़ना है? पहली मुद्रित पुस्तकें, प्रिंट यूरोप में आता है, प्रिंट क्रांति और उसका प्रभाव, पढ़ने का उन्माद, 19वीं सदी। फिर उसके बाद देखिए भारत और प्रिंट की दुनिया, धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस, प्रकाशन के नए रूप, प्रिंट और सेंसरशिप। इतनी चीजें हमको पढ़नी है 5वें चैप्टर में। तो इस तरीके से देखिए आपका ये इतिहास का सिलेबस है जो टीजीटी के केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस और डीप ट्रिपल एसबी के सिलेबस में दिया है। इसको मैंने सबसे पहले वाली क्लास में आप लोग को बताया था, तो लेकिन बहुत दिन हो गए इसलिए मैंने सोचा एक बार इसको आप लोग को फिर से दिखा दूं और फिर हम लोग को आगे की चीजें पढ़नी। अब देखिए मैं आपको आपके इतिहास की किताब में दिखाता हूं कि पहला चैप्टर किस तरीके से दिखता है। देखिए हमारे इस इतिहास की किताब का देखिए जो शुरुआत में इस तरीके से आपको दिखेगा। खंड एक में हमको पढ़ना है घटनाएं और प्रक्रियाएं। तो पूरे विश्व में कौन कौन सी घटनाएं हुई और कौन कौन सी प्रक्रियाएं हुई राष्ट्रवाद की,
लिए दुनिया में किस तरीके से लोगों ने अपने आप को गणतंत्र बनाया, स्वतंत्र बनाया, विभिन्न प्रकार के जो संविधानिक निर्माण हुए किस तरीके से हुए, क्या ऐसी स्थिति पहले ही थी? नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है। फिर उसके बाद फिर देखिए आगे जो आपका पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर देखिए किस तरीके से शुरू होता है। तो पहला चैप्टर देखिए इस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ऐसे देखिए दिखाया गया है। और इसमें देखिए फ्रेडरिक सॉरियो के द्वारा जो बनाई गई इमेज है उसको आपको दिखाया गया है। इसमें देखिए फ्रेडरिक सॉरियो के द्वारा एक चित्र बनाया गया है। यहां से आपके इस किताब का पहला चैप्टर शुरू होता है। देखिए यहाँ पर यूरोप के विभिन्न देशों के नागरिकों को दिखाया गया है किस तरीके से लोग देखिए कतार में लाइन में खड़े हुए हैं और ये स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए जो स्वतंत्रता की देवी को दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि आसमान से सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, इनके लिए जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस तरीके से इसमें ये चीजें बताई गई हैं आपके पहले चैप्टर में शुरुआत। ठीक है, तो अब हम लोग को देखिए इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको एक एक करके देखना है। ये चित्र देखिए कब बनाया गया था? फ्रेडरिक सॉरियो के द्वारा 1848 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को अब जितने भी महत्वपूर्ण टर्म हैं उसको एक एक करके देख लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण टर्म है उनको। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10 और इसमें हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री के, यानी हिस्ट्री का अध्ययन करना है, इतिहास का। इसमें देखिए जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो जब उस समय जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था तो ये उस समय के यूरोप की देखिए इमेज है, यानी मैप है। यूरोप 1815 के समय, यानी 1815 में यूरोप किस तरीके से दिखता था। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे देश हैं जो वर्तमान में नहीं हैं, यानी ये अब क्या है कि यूनाइट होकर अलग देश बन गए हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जो पहले 1815 में जैसे थे उसी तरीके से अभी भी मौजूद हैं। इन देशों में जैसे देखिए फ्रांस, फिर देखिए जो इस समय जर्मनी है, उस समय देखिए ये पर्शिया के नाम से था। फिर देखिए फ्रांस का इधर भी शासन था। फिर इधर देखिए स्पेन है, फिर देखिए सार्डिनिया है, ऑस्ट्रिया है। फिर देखिए यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का जो है उस समय आधिपत्य था। तो इस तरीके से ये पुराना जो यूरोप था वो दिखता था। यहाँ देखिए फिनलैंड है, यहाँ नॉर्वे है, यहाँ स्वीडन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पुराना वाला यूरोप का नक्शा था वो दिखता है। अब देखिए यूरोप के बारे में हम लोग जैसे कि जानते हैं कि यूरोप अपने विश्व में जो है 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है, जिसका देखिए जनसंख्या के अनुसार तीसरे नंबर पर स्थान आता है, यानी जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। और क्षेत्रफल के अनुसार यह देखिए 6ठे स्थान पर आता है। और यूरोप जो मिलाकर कुल 44 देश स्थित है। ठीक है, आप देखिए ये यूरोप का वर्तमान मैप है। इसमें देखिए यूरोप किस तरीके से दिखता है। उसमें देखिए यूरोप जो था बहुत कम देशों में था, यानी काफी देश जो थे एक ही में सम्मिलित थे, इसलिए उनका एक नाम था। लेकिन बाद में देखिए यूरोप जो है पूरी तरह से बदल गया और इसमें इसका जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, यूरोप में विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियां हुई थी उनका योगदान है। देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस है, ये देखिए जर्मनी है, बेल्जियम है, पोलैंड है, बेलारूस है, लिथुआनिया, देखिए ढेर सारे देश जो हैं इस समय अस्तित्व में हैं। डेनमार्क है, फ्रांस है, स्पेन है। फिर देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, रोमानिया, ये सब देखिए, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, इस तरीके से यूक्रेन। ये देखिए यूरोप का वर्तमान का नक्शा, यानी यूरोप के जो देश हैं इस समय इस तरीके से दिखते हैं। रसिया भी देखिए कुछ हिस्सा जो है इसका यूरोप में है, कुछ हिस्सा एशिया में। तो इस तरीके से ये वर्तमान यूरोप दिखता है। अब देखिए हम लोगों को ये जो चैप्टर पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है यह देखिए 1789 से शुरुआत हुआ था और 1914 तक चला था। यानी यूरोप महाद्वीप में जो राष्ट्रवाद की लहर उभरी थी, ये लहर देखिए 1789 में
जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, बास्तिल के किले में कैदियों को छुड़ाया गया था, किले को तोड़ा गया था, तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद यह 1914 ईस्वी तक चली। इसमें देखिए सबसे पहले जो है पृष्ठभूमि के रूप में ब्रिटेन का राष्ट्रवाद जो है योगदान देता है और यह देखिए 1688 से लेकर 1801 तक चलता है। फिर उसके बाद देखिए फ्रांस में राष्ट्रवाद की लहर उठती है, ये 1789 से लेकर 1848 तक चलती है। फिर उसके बाद फिर देखिए इटली में एकीकरण का शुरुआत किया जाता है 1859 से लेकर 1870 के बीच में। फिर उसके बाद यूरोप में कुछ अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद की लहर उभरती है, वो 1815 से लेकर 1932 तक चलती है। और उसके बाद फिर देखिए इसी के दौरान जर्मनी का भी एकीकरण शुरू होता है, जो 1866 से शुरू होता है और 1871 में पूर्ण हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग को इन्हीं सारी घटनाओं के बारे में एक एक करके क्रम से पढ़ना है और जब इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो इन सब घटनाओं में योगदान देने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में भी पढ़ना है और उसके बाद फिर इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उनको पढ़ना है और फिर उसके लास्ट में हम लोग को इससे रिलेटेड जो MCQ है और PYQ है उसका अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। देखिए राष्ट्रवाद एक भावना या विचारधारा है जो किसी देश के या किसी राष्ट्र के लोगों को एकजुट करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो एक राष्ट्र के लोगों को साथ बांधती है और उनके मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और गर्व का भाव पैदा करती है। इससे देखिए एक साझा पहचान की भावना शामिल हो जाती है जो लोगों को उनके साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा और समान तथ्यों के आधार पर एक साथ बांधती है। जैसे देखिए अपने देश में भी विभिन्न प्रकार के त्योहार हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप हैं जो सभी देश के निवासियों को एक कर देते हैं। जैसे हमारे देश का राष्ट्रगान है, उसी प्रकार से देखिए विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय पर्व हैं, तो उसमें क्या होता है कि सभी लोग एक हो जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि वो किस राज्य के रहने वाले हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। उसी प्रकार से देखिए खेलों का भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है, खेलों के द्वारा भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगती है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो देश के सभी लोगों को एकजुट कर देती हैं, तो यही सब क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक है, आप देखिए हम लोग ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहला इस चैप्टर का जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो ब्रिटेन में देखिए राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो 1688 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1801 ईस्वी में यह पूर्ण हो गया था। इसमें देखिए जो यह काल था ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युग है जिसने आधुनिक ब्रिटिश राष्ट्र राज्य के निर्माण की नींव रखी। यानी वर्तमान जो ब्रिटेन है वो राष्ट्र राज्य के रूप में जो इस समय दिखाई देता है, तो उसके लिए इतने बड़ा जो कालक्रम है ये इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बीच में जो बहुत सारी घटनाएं हुई थी वो घटनाएं भी इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए यह काल केवल राजनीतिक परिवर्तनों का नहीं बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रूपांतरणों का भी काल रहा है। इस अवधि का विस्तार पूर्वक वर्णन हम इस तरीके से कर सकते। देखिए पहले सबसे पहले देखिए 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में ग्लोरियस क्रांति हुई थी, यानी गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। यह यहाँ पर राष्ट्रवाद के प्रारंभिक चरण का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ के राजा जेम्स द्वितीय के कैथोलिक समर्थक शासन के विरोध में संसद ने विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी को सत्ता सौंप दी। यानी यहाँ पर राजा जेम्स द्वितीय का शासन था, तो उसके शासन को वहाँ की संसद ने उसके हाथ से लेकर वहाँ पर राजा और रानी के हाथों में सौंप दिया। ठीक है, विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी को सौंप दिया। ठीक है, यह रक्तहीन क्रांति थी, यानी इसमें किसी भी प्रकार हिंसा नहीं हुई थी, यानी किसी के साथ किसी भी प्रकार का मारपीट या ऐसा कुछ नहीं हुआ था और यह ब्रिटिश संवैधानिक राष्ट्रवाद की नींव भी बनी थी। इसके बाद देखिए संसद की सर्वोच्चता को मान्यता मिली और राजा की शक्तियां सीमित कर दी गई। धीरे धीरे इसमें क्या हो गया कि राजा की जो शक्तियां हुआ करती थी उसको सीमित कर दिया गया और संसद की शक्तियों को बढ़ाया गया, संसद को सर्वोच्च बनाने का प्रयास किया। तो ये शुरुआत 1688 ईस्वी में ग्लोरियस क्रांति के दौरान हुई थी। इसका देखिए प्रभाव क्या हुआ, ये जो ग्लोरियस क्रांति थी इसके प्रभाव स्वरूप देखिए ब्रिटेन में संवैधानिक राजशाही की स्थापना हुई। 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स पारित हुआ जिसने वहाँ के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की।
राष्ट्रवाद अब व्यक्ति या राजवंश के बजाय संवैधानिक संस्थानों से जुड़ने लगा। इसके बाद फिर देखिए संवैधानिक राष्ट्रवाद और संसद की भूमिका। संसद का अधिकार और भूमिका लगातार बढ़ता गया। ब्रिटिश जनता अब स्वयं को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखने लगी जहां पर कानून, अधिकार और प्रतिनिधित्व पर आधारित शासन होता था। पहले ऐसा नहीं होता था। उसके बाद फिर देखिए आर्थिक राष्ट्रवाद और व्यापारिक विस्तार। इस समय देखिए ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की थी 1760 ईस्वी के बाद। उपनिवेशवाद और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आर्थिक शक्ति में भी वृद्धि हुई। जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई तो ब्रिटेन ने धीरे धीरे उपनिवेशवाद की ओर कदम बढ़ाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भी इसके आर्थिक शक्ति में वृद्धि हुई। व्यापारिक राष्ट्रवाद ने ब्रिटेन को एक वैश्विक शक्ति के रूप में बदल दिया, यानी ब्रिटेन ने अपने आप को व्यापारिक राष्ट्र के रूप में डेवलप करना शुरू किया और जिससे वह एक वैश्विक शक्ति के रूप में बदल गया। फिर उसके बाद फिर देखिए सांस्कृतिक और भाषाई राष्ट्रवाद यहाँ कैसे हुआ। इस ब्रिटेन ने अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाया और यह ब्रिटिश पहचान का प्रमुख प्रतीक बन गई। यानी अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ अपना उपनिवेश स्थापित किया वहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा मात्रा में किया, जिसके वजह से एक ब्रिटिश पहचान की प्रमुख स्रोत बन गई। ठीक है। ब्रिटिश साहित्य, विज्ञान और दर्शन का विकास हुआ, जैसे आइजैक न्यूटन, एडम स्मिथ के विचारों का, सिद्धांतों का प्रभाव जो है ब्रिटेन के उपनिवेश देशों में पहुंचा और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में भी फैलना शुरू हो गया। इसके अलावा देखिए स्कूलों और चर्चों में एक समान राष्ट्रीय संस्कृति को भी बढ़ावा मिला। इसके बाद फिर देखिए एकीकृत ब्रिटेन की स्थापना हुई। 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का विलय किया गया, जिसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। फिर 1801 ईस्वी में देखिए आयरलैंड का भी ब्रिटेन में विलय कर दिया गया और इसका नया नाम पड़ा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। अब देखिए इसका जो एकीकृत ब्रिटेन की स्थापना हुई, इसका क्या प्रभाव पड़ा। इससे देखिए एक एकीकृत राजनीतिक और राष्ट्रीय पहचान की रचना हुई। हालांकि आयरलैंड में यह एक जबरदस्त विरोध और अलगाववाद की शुरुआत भी थी, यानी इस चीज का समर्थन इंग्लैंड में सभी लोगों ने नहीं किया था, इसलिए वहां पर जबरदस्त विरोध हुआ और अलगाववाद की शुरुआत भी हुई। उसके बाद फिर देखिए सैन्य और साम्राज्यवादी राष्ट्रवाद। इस दौर में देखिए ब्रिटेन ने कई युद्ध लड़े, जैसे स्पेन के खिलाफ उसने 21 जून 1779 ईस्वी में युद्ध लड़ा। फिर उसके बाद देखिए फ्रांस के साथ उसका सप्तवर्षीय युद्ध चला 1756 से 1763 ईस्वी के बीच। इन युद्धों में ब्रिटेन की जीत ने राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को प्रबल किया, यानी इन युद्धों में ब्रिटेन जीत गया, जिससे राष्ट्रीय गौरव की भावना प्रबल हुई, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। इसके बाद उपनिवेशों की स्थापना ने ब्रिटिश राष्ट्रवाद को वैश्विक आयाम दिया। ढेर सारे जो उपनिवेश इसने स्थापित कर दिए, जिससे इसका वैश्विक महत्व बढ़ गया, इसका वैश्विक आयाम जो है बड़ा हो गया। इसके बाद फिर देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ इसी समय 1776 ईस्वी में और ब्रिटिश आत्म पुनरावलोकन किया गया, यानी ब्रिटिशों ने अपना आत्म पुनरावलोकन किया कि उनके व्यवस्था में, इनकी व्यवस्था में क्या कमी रह गई जो अमेरिका में इस तरह का जो है घटना हुआ। अमेरिका के खोने से ब्रिटेन को अपनी राष्ट्रीय नीतियों और उपनिवेशवाद की रणनीति पर पुनर्विचार करना। जब अमेरिका इनके हाथ से चला गया तो इन्होंने अपनी नीतियों पर और पुनर्निर्माण करने की जो तौर तरीके थे उस पर पुनर्विचार किया और उसने उपनिवेशवाद का जो तरीका था, जो सिस्टम था, उस पर भी विचार किया। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश राष्ट्रवाद कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि इससे नई रणनीतियां विकसित, यानी अमेरिका उनके हाथ से चला गया तो ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश राष्ट्रवाद कमजोर हो गया, बल्कि ये और भी बड़ा हो गया। इन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव किया और अपने उपनिवेशों को और भी दूसरे तरीके से चलाना शुरू किया। तो ये था देखिए ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है, आप देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकला। ये जो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का उदय था, इससे देखिए क्या हुआ कि 1688 से लेकर 1801 ईस्वी तक ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में चला, जिसमें संवैधानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और साम्राज्यवादी तत्व शामिल थे। यह राष्ट्रवाद राजा से जनता और संसद तक, स्थानीय से वैश्विक पहचान तक और राजनीतिक विचार से सामूहिक भावना तक
विस्तारित हुआ। इस काल में देखिए विकसित ब्रिटिश राष्ट्रवाद ने न केवल आधुनिक ब्रिटेन को आकार दिया बल्कि दुनिया भर में राष्ट्रवाद के विचार को प्रभावित किया। इसके द्वारा देखिए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रिटानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह गए। यानी ये था हमारा ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के बारे में कंप्लीट और एकदम बेहतर एक्सप्लेनेशन। इस चीज को आप अगर पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर आप अपने एनसीईआरटी की किताब में भी इन सारी चीज़ों को एक बार देख लेंगे तो फिर आपका एकदम कंठस्थ हो जाएगा और आपको एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का उत्तर देने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। ठीक है, तो अभी मैं जैसे पिछले क्लासेस में मैं करवा रहा था कि एक बार इसको नोट्स के रूप में, व्याख्या के रूप में बेहतर तरीके से आपको बता दूंगा और फिर उसके बाद एनसीईआरटी की किताब में भी जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं आप लोगों को दिखा के, इमेजेस को दिखा के उसको और भी क्लियर कर दूंगा। तो पहले इसको हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तब एनसीईआरटी की किताब में भी इसको देखें। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखते हैं। और आज की क्लास में मैंने इतना शॉर्ट इसलिए रखा क्योंकि आगे की चीज़ों को अभी हम लोग को और भी बेहतर तरीके से देखना है, इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों को इस चैप्टर में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।